आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आनुवंशिकता के बारे में बताऊंगा। आनुवंशिकता होती क्या है? आनुवंशिकता वह प्रक्रिया है जिसमें माता पिता के द्वारा लक्षण संतानों में जाते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा, लोग कहते हैं देखने में लड़का माता की तरह है, पिता की तरह शक्ल मिलती है। तो यही प्रक्रिया क्या होती है? आनुवंशिकता होती है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होते हैं, माता पिता से लक्षण संतानों में जाते हैं और जो लक्षण जाते हैं वो आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। मतलब पूरी जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। और जो लक्षण माता पिता में जा रहे हैं उसे आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं? तो आनुवंशिकता का पिता हम ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहते हैं। अगर हम ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जाने तो ग्रेगर जॉन मेंडल आपके ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के निवासी थे। और ये चर्च में पादरी थे। वहीं पर इन्होंने क्यारी बना रखी थी और मीठी मटर पर इन्होंने क्या किया? अपने प्रयोग किए, जिसके आधार पर इन्होंने आनुवंशिकता के नियम दिए। इन्होंने जो मीठी मटर पर प्रयोग किया था, तो सबसे पहली बात है, मीठी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मीठी मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम होता है। और इन्होंने 7 जोड़ी लक्षणों को लेकर के प्रयोग किया था, जिसमें आपका जैसे लंबा पौधा हो गया, बौना पौधा हो गया, गोल बीज हो गया, गोल बीज के बाद आपका झुर्रीदार बीज हो गया, फिर इसके बाद अगर हम बात करें, गोल बीज हो गया और फिर इसके झुर्रीदार बीज हो गया, हरा बीज हो गया, पीला बीज हो गया। इस तरह इन्होंने जो करके 7 जोड़ी लक्षण लेकर के प्रयोग किए थे। अब इन्होंने जो प्रयोग किए उसके वो नाम इन्होंने क्या दिया था? एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस। तो एक संकर क्रॉस क्या होता है? मेंडल ने जब एक जोड़ी लक्षण लेकर के, एक जोड़ी विपरीत लक्षण, मतलब एक प्रभावी एक अप्रभावी लक्षण लेकर के इन्होंने क्रॉस किया था, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक संकर क्रॉस कहते हैं। मतलब मेंडल ने जब एक जोड़ी क्या लिया? लक्षण लिए, एक प्रभावी लक्षण एक अप्रभावी, और दोनों के बीच संकरण कराया, मतलब कृत्रिम रूप से परागण कराया, तो यह क्या कहलाया? एक संकर क्रॉस कहलाया। तो जब इन्होंने क्या कराया था? कृत्रिम रूप से इनमें परागण कराया था, तो जो बीज मिले उनको जब इन्होंने बोया तो पहली पीढ़ी में क्या हुआ? सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए, अर्थात लंबापन क्या था? बौनेपन पर प्रभावी हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया? जो F1 पीढ़ी से पौधे मिले थे, इनको बोया और इसमें क्या किया? स्वपरागण होने दिया। जब स्वपरागण की प्रक्रिया हुई तो इसके बाद दूसरी पीढ़ी मिली। दूसरी पीढ़ी में जो पौधे मिले वो 3:1 मिले। कहने का मतलब 25% इसमें क्या हो गए? जो है बौने पौधे मिल गए, और 75% क्या थे? शुद्ध लंबे पौधे मिले, अर्थात 3:1 का अनुपात मिला। फिर इसके बाद इन्होंने इस पीढ़ी में क्या होने दिया? जो बीज हुए बोए और स्वपरागण होने दिया। तो तीसरी पीढ़ी आई और तीसरी पीढ़ी में इन्हें क्या मिला? जो पौधों का अनुपात मिला वो 1:2:1 मिला, अर्थात 25% पौधे क्या थे? शुद्ध लंबे थे, और 25% पौधे क्या थे? बौने थे शुद्ध, और 50% क्या थे? आपके अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए। जो पहली पीढ़ी थी उसमें सभी लंबे पौधे मिले, दूसरी में क्या हुआ? 3:1 मिले, और तीसरी में क्या हुआ? 1:2:1 मिले, अर्थात 25% तीसरी पीढ़ी में क्या थे? शुद्ध लंबे थे, 25% शुद्ध बौने थे, और 50% अशुद्ध लंबे थे। तो अर्थात क्या हुआ कि ये लक्षण कहाँ से आ गए, कैसे आ गए? तो मेंडल ने इसके आधार पे, एक संकर क्रॉस के आधार पर 2 नियम दिए। क्या किए मेंडल ने? एक संकर क्रॉस के आधार पे 2 नियम दिए। पहला इन्होंने प्रभाविता का नियम दिया और दूसरा इन्होंने पृथक्करण का नियम दिया। ये आपके एक संकर क्रॉस से दिए थे। तो प्रभाविता का नियम क्या हुआ? आखिर ये प्रभाविता का नियम क्या था? तो मेंडल ने कहा कि जब हमने क्या किया था, पहली पीढ़ी में पौधे पाए थे, लंबे पौधे बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया, तो पहली पीढ़ी में हमें सभी लंबे पौधे मिले। इसका मतलब क्या था कि लंबापन क्या हो गया? बौनेपन पर हावी हो गया, जिसके कारण पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे मिले। फिर इसके बाद मेंडल ने क्या किया? जब दूसरी पीढ़ी में बताया 3:1 मिला, तो बताया कि जो लक्षण पहले थे किसी पीढ़ी में, बौनापन कहीं पर छिपा हुआ था, वो धीरे धीरे दूसरी पीढ़ी में प्रकट हो गया, जिसके कारण 25% पौधे क्या हुए? बौने मिले,
और तीसरी पीढ़ी में इन्होंने ये देखा कि जो बौनापन शुरुआत में था वो क्या हो गया, और ज़्यादा क्या हो गया, मिक्सचर रूप में क्या होने लगा, मिश्रित रूप से प्रकट होने लगा। मतलब क्या हो गया, 50% अशुद्ध लंबे पौधे मिले जो कि ना तो लंबे थे ना तो बौने थे, और 25% बौने मिल गए। अर्थात जो लक्षण कभी ना कभी क्या थे, किसी पीढ़ी में रहे होंगे आपके माता पिता में, वो लक्षण धीरे धीरे क्या होते हैं, प्रकट होने लगते हैं। इसी को मेंडल ने क्या कहा, प्रभाविता और पृथक्करण का नियम कहा। तो अगर प्रभाविता के नियम की बात करें तो क्या मिलता है कि पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे मिले और दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, 75% लंबे पौधे मिले, अर्थात लंबापन बौनेपन पर प्रभाविता। इसी को मेंडल ने प्रभाविता का नियम कहा। और अगर हम बात करें पृथक्करण के नियम की, तो मेंडल ने क्या पाया कि दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, बौनापन प्राप्त हुआ, अर्थात 25% पौधे बौने मिले, और तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ कि 50% जो है अशुद्ध लंबे मिले और 25% जो है बौने शुद्ध बौने मिले। अर्थात क्या हुआ, बौनापन धीरे धीरे पीढ़ी दर दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी में प्रकट हो गया। इसी को मेंडल ने कहा पृथक। पृथक का मतलब होता है अलग, अर्थात पृथक्करण का नियम। ठीक, ये क्या था, मेंडल ने अपना एक संकर क्रॉस कराया था। अब मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस कराया, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इससे पहले मैं आपको आनुवांशिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां भी बता देता हूं, और इसके साथ साथ क्या है, जो हमारे कंपटीशन में क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां आती हैं उनके बारे में भी बता देता हूं, जो कि कुछ आपकी आनुवांशिकता से भी रिलेटेड है और कुछ अन्य चीज़ों से भी रिलेटेड है। तो अगर सबसे पहली बीमारी की हम चर्चा करें तो वो इस प्रकार है। अगर हम सबसे पहली बीमारी की चर्चा करते हैं तो सबसे पहली बीमारी आपकी होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होती है? हीमोफीलिया एक रक्त से संबंधित बीमारी होती है। हीमोफीलिया क्या होती है? आपकी एक प्रकार की रक्त से संबंधित बीमारी होती है। इस प्रकार की बीमारी में क्या होता है, शरीर में रक्त का थक्का जमाने वाली क्या होती है, कोशिकाओं की कमी हो जाती है। रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन की क्या होती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इस आनुवंशिक बीमारी में अगर व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लग जाती है, मान लीजिए उसकी दुर्घटना हो गई, तो क्या हुआ, उसका रक्त जल्दी क्या होता है, बंद नहीं होता है, जमता नहीं है, जिसके कारण निरंतर क्या होता है, वो रक्त बहता रहता है। और ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति को शीघ्र उपचार ना मिले तो ऐसे व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। अगर दूसरी बीमारी की हम चर्चा करें तो दूसरी आपकी वर्णांधता होती है। यह भी एक प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है। इस बीमारी में होता क्या है कि व्यक्ति लाल और हरे रंग में क्या होता है, भेद नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता, अगर लाल रंग है और हरे रंग, इसमें क्या होता है, भेद नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या होता है, उसे बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप क्या कहते हैं, मान लीजिए ऐसे व्यक्ति को अगर आप ड्राइवर बना दिए रेलवे में, तो क्या होगा, अगर रेड सिग्नल होगा तो वो क्या होगा, ग्रीन दे देगा। ऐसी समस्या में क्या होता है, ऐसे लोगों को ड्राइवर, और पूछा जाता है कई बार कंपटीशन में कि वर्णांधता से व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको कौन कौन सी जो है नौकरी नहीं दी जा सकती, तो रंग से संबंधित कोई भी नौकरी नहीं दी जाती है। कारण क्या है कि उसको समस्याएं होती हैं, जैसे ड्राइवर और पेंटर की, कलाकार की नौकरी उसके लिए क्या है, सही नहीं है। तीसरी बीमारी की अगर हम बात करें तो आपका होता है सिकल सेल रक्त अलपता। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लेकिन इस प्रकार की बीमारी में, सिकल सेल रक्त अलपता में, जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपका हंसिया के आकार का हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का सही प्रकार से परिवहन नहीं कर पाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, शरीर में खून की कमी होने लग जाती है। अगर हम अगली बीमारी की बात करें तो अगली बीमारी आपकी जो होती है वो एल्केप्टोन्यूरिया होती है। इसमें क्या होता है, शरीर में एल्केप्टोन की कमी हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति का मूत्र क्या होता है, जब हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है, काला पड़ जाता है। ये क्या थी, आपकी कुछ महत्वपूर्ण आनुवंशिकता से संबंधित बीमारी थी। अब जब मैंने आनुवंशिकता का चैप्टर खोला ही है तो अब हम इसी के बारे में एक और चर्चा करेंगे कि गुणसूत्र क्या होता है। ठीक है, तो गुणसूत्र क्या होता है, इसके बारे में अगर हम जानें तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी, आपकी वॉल्डेयर ने की थी 1888 ईस्वी में। और गुणसूत्र होता क्या है, गुणसूत्र क्या होते हैं,
माता पिता से संतानों में जाते हैं। क्या होते हैं? जनन के पश्चात माता पिता से संतानों में जाते हैं। और हम मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मनुष्य में सभी में क्या होता है? सभी प्राणियों में, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, सभी में गुणसूत्र क्या संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। अगर हम मानव की बात करें तो पादप मनुष्य में क्या होता है? कुल मिलाकर के 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। याद रखिएगा 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। एक होता है ऑटोसोम्स, जिसे हम कायिक गुणसूत्र कहते हैं, ऑटोसोम्स जिसे हम कायिक गुणसूत्र कहते हैं। दूसरा होता है आपका लिंग गुणसूत्र, जो आपका क्या होता है? सेक्स निर्धारण में मदद करता है। अब अगर हम कायिक गुणसूत्र की बात करें तो कायिक गुणसूत्र की संख्या मनुष्य में 44 होती है। कितनी होती है? 44 होती है। ये क्या होते हैं? दो जोड़ियों में पाए जाते हैं, 22 + 22। ठीक है, अगर हम बात करें तो 22 और 22 इस प्रकार से ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं कायिक गुणसूत्र। और नर और मादा दोनों में कायिक गुणसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। कहने का मतलब है एक्स एक्स ही होते हैं, एक्स और एक्स। ठीक है, मतलब पुरुष में भी कायिक गुणसूत्र 22 है तो वो क्या होगा? एक्स एक्स होगा। और अगर मादा में है तो उसमें भी कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम्स जो होगा वो एक्स एक्स ही होगा। लेकिन अगर हम लिंग गुणसूत्र की बात करें तो लिंग गुणसूत्र संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। मतलब 44 के अलावा जो 2 गुणसूत्र आपके पुरुष में बचे और 2 गुणसूत्र आपके मादा में बचे, वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो अगर लिंग गुणसूत्र की हम चर्चा करें तो लिंग गुणसूत्र वे गुणसूत्र होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं, अर्थात ये बताते हैं कि संतान नर होगी या मादा होगी। वो क्या कहलाते हैं? आपके लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। नर में क्या होता है? लिंग गुणसूत्र जैसे मैंने आपको बताया था ऑटोसोम्स। मान लीजिए अगर मैं चर्चा करता हूँ पुरुष की, तो पुरुष में क्या है कि एक 22 जोड़ी ऑटोसोम्स हो गए, एक दूसरी जोड़ी में 22 गुणसूत्र क्या हो गए? ऑटोसोम्स के हो गए। 2 जोड़ियां बन गई। अब इसमें क्या होगा? पहली जोड़ी के साथ अगर लिंग गुणसूत्र जोड़े तो एक में क्या होता है? एक्स होता है और दूसरे में क्या हो जाएगा? आपका वाई हो जाएगा। मतलब क्या होता है? पुरुष में एक जोड़ी में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? एक्स होता है, दूसरी में क्या होता है? वाई होता है। इसी प्रकार जो मादा होती है, मादा में दोनों जोड़ियों में क्या होता है? आपका लिंग गुणसूत्र क्या होता है? वो आपका क्या पाया जाता है? एक्स एक्स ही पाया जाता है। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, अगर नर है, नर और मादा अगर मैं ले लूं तो नर में क्या है? अगर 22 + 1 और 22 + 1, इसी प्रकार 22 + 1 और 22 + 1 है, तो नर में आपका ये क्या हो गए? लिंग गुणसूत्र आपका एक जोड़ी में एक्स हो जाएगा और इसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा? नर में वाई हो जाएगा। ये एक्स एक्स हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये आपको बताया गया है। मतलब अगर नर है तो नर में क्या होगा? आपका नर में क्या होगा? एक गुणसूत्र एक्स होगा और दूसरा क्या होगा? वाई होगा। और मादा में क्या होगा? एक क्या होगा? दोनों जो है एक्स एक्स होंगे। तो अब होता क्या है कि अगर पुरुष का एक्स गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र से क्या होता है? मिलता है, तो आपका संतान पुत्री होगी। और अगर इसी प्रकार पुरुष का क्या कहते हैं? वाई गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो संतान नर होगी। मतलब अगर एक्स और वाई मिलेंगे तो आपका संतान नर होगी, और अगर आपका एक्स एक्स गुणसूत्र मिलेगा तो संतान क्या होगी? मादा होगी। तो इसलिए समाज में क्या कहते हैं? पुरुष के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है, वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है कि संतान नर होगी या मादा। ठीक। तो अब इसके बाद अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7376794369, 7376794369। आप मैसेज भी कर सकते हैं। जो भी भूल चूक हो आप उसको क्षमा करिएगा। जय हिंद, जय भारत।